हेलो गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है थंबनेल में जैसा कि आपको दिख ही रहा होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ। भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। कि भारतीय संविधान जो है, हम मानते हैं कि जैसे भारतीय संविधान 26 नवंबर 1950 और 1949 और फिर उसके बाद 26 जनवरी 1950 लागू होने की और बनने की ये जो डेट है, एक्चुअल में संविधान जो है उसकी शुरुआत उस टाइम से नहीं हुई है जैसे 26 नवंबर 1949 या 50 अपन बोलते हैं। संविधान की जो शुरुआत है, जैसे कि देखो, भारत में जब रियासतें थी तब तो उस समय ज़रूरत नहीं पड़ी उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की, क्योंकि उन्हें व्यापार ही इतना, मतलब ऐसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, ना ही एक दूसरे पर किसी की रिस्ट्रिक्शन थी, तो उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब हमारे भारत पर आक्रमण हुआ, अंग्रेज़ों ने ब्रिटिश शासन किया, ब्रिटिश लोग आए, तो उन्होंने उसको क्या करा कि उन्होंने सोचा कि क्यों ना पूरे भारत में ऐसी व्यवस्था की जाए जहाँ से हमें यहाँ व्यापार करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारा जो शासन है वो एक ही जगह से पूरे भारत पर चलता रहे। जैसे हम लोग कोई गेम खेलते हैं, है ना, जैसे हम लोग कोई अगर गेम खेलते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि उस गेम के लिए कुछ रूल बनाते हैं, है ना। कोई भी गेम अगर हम लोग खेल रहे हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक रूल बनाएंगे। तो अगर आप रूल बनाओगे तो रूल बनाने के लिए क्या करोगे कि सभी के लिए वो रूल क्या हो जाएंगे, एप्लीकेबल होंगे, है ना। आप जो भी रूल बनाओगे, जो जो उस गेम को खेलेगा, उन सभी के लिए वो गेम के जो रूल होंगे वो एप्लीकेबल होंगे। देन उसके बाद क्या होता है कि अपन अगर गेम खेल रहे हैं तो हो सकता है कि पहली बार, मतलब हमें अंदाज़ा नहीं था कि गेंद बाउंड्री के उस पार जाएगी, जैसे किसी का घर बना हुआ है खेलते समय, तो हमें अंदाज़ा नहीं था कि गेंद उस बाउंड्री के पार जाएगी। पहली बार गई, भाई साहब कोई उठाने के लिए तैयार नहीं होता। तो फिर हमने क्या किया, हमने उस गेम के जो हमने स्टार्टिंग में रूल बनाए थे, उस रूल में हमने चेंजमेंट किया। चेंजमेंट क्या किया कि हमने कहा कि भाई साहब इस बाउंड्री के इधर इधर गेंद रहेगी तब तक तो ठीक है, जिस किसी ने इधर मारी या तो वो लेके आएगा या वो अपने आप को आउट घोषित करेगा, तो जो कैप्टन है वो लेकर आएगा। तो हम क्या करें, हमने रूल का कुछ एक्सटेंशन किया, है ना, मतलब रूल में बढ़ोतरी करी। तो सबसे पहला काम क्या था कि कोई भी गेम अगर स्टार्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, रूल। और ये जो रूल होंगे उस गेम को जो भी व्यक्ति प्ले करेगा उन सब के लिए एप्लीकेबल होंगे। तो ऐसा ही कुछ हुआ कि जब भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी, सॉरी यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से करना है, चलो, अरे मेरा लगता है पीडीएफ अपलोड नहीं हुआ है यहाँ पे, 2 मिनट रुको। ठीक है, तो ये है हमारा जो पीडीएफ है। तो भारतीय संविधान, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, भारतीय संविधान 1757 की जो प्लासी की लड़ाई हुई थी, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजी सेना, रॉबर्ट क्लाइव और क्या कहते हैं, नाम याद नहीं आ रहा मुझे उनका नाम, मीर कासिम करके ऐसे था कोई शासक ना, उस समय अंग्रेज़ों के बीच लड़ाई हुई थी, जिसमें कि 1757 और 1764 ईस्वी में बक्सर के युद्ध, अंग्रेज़ों द्वारा ये जो युद्ध था ये जीत लिया गया और बंगाल पर जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन आ गया। ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जैसे ही यहाँ पर शासन आया, अब इन्होंने अपनी सुविधा अनुसार कुछ एक्ट लाना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि भारतीय संविधान के विकास की सीढ़ियाँ बनाए रखने के लिए सबसे पहला जो एक्ट लेकर आए ये लोग, ये लेकर आए 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट। और इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर क्या क्या था वो सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। जैसे कि देखिए, संविधान की ये शुरुआत यहाँ से होता क्या है कि हमारा जो संविधान है वो कहा जाता है कि वो 1935 का जो
भारत शासन अधिनियम है, भारत शासन अधिनियम, उसको देखकर बनाया गया है उसके ऊपर। तो क्या 1935 में हम इतने सक्षम थे कि हम लोग उस समय कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोगों ने निर्माण कर लिया था? तो ऐसा नहीं है। 1935 के पहले जो देश पहले से ही आज़ाद थे, उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी हुई थी, उन चीज़ों के ऊपर ही हमारे भारत का जो शासन है वो चल रहा था। और जब हम लोगों ने संविधान को बनाने की शुरुआत करी, तो उस शासन अधिनियम से चीज़ें लेकर और उसमें कुछ और नई चीज़ों को ऐड करके हमारे भारत का जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हमने निर्माण किया। मतलब लिखित है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा है, लोकतांत्रिक है। तो सारी चीज़ों को, सारे जो उस समय हमारे भारत में अलग अलग जाति के लोग थे, उन सभी को देख के, और जो राज्य उस समय मांग कर रहे थे अलग देश की, उन सभी की मांगों को देख के हम लोगों ने क्या है अपना संविधान निर्मित किया। ठीक है। तो उसमें जो अंश है वो कुछ उन देशों का है जो पहले से आज़ाद थे, और कुछ हिस्सा वहाँ का है जो हमारा भारत शासन अधिनियम 1935 से चलता आ रहा था। तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, ये अंग्रेज़ों द्वारा, देखो हमारे संविधान की शुरुआत में सबसे पहला जो एक्ट अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया, अब यहाँ से निर्माण होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से इनसे कुछ कुछ चीज़ें हम लोग उठाते चलेंगे और सीधा हमारा 1935 का जो भारत शासन अधिनियम है उसमें ऐड होती जाएंगी। और उसी से हमारे कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के द्वारा जो नीतियाँ अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में आए, उन्होंने नीतियाँ लाई, तो कहीं कहीं ये हमारे लिए उपयोगी भी हैं, कहीं कहीं उस समय के हिसाब से वो हमारे लिए गलत भी थी। ठीक है। तो अभी के समय से देखा जाए तो कुछ ऐसे भी हैं जो सही भी हैं, जिससे हमारा भारत जो है आज उन्नति पर है, या हम लोग जो है भारत के कुछ चीज़ों को चलाने में सक्षम हैं। कहीं पर कोई विवाद होता है तो उसे निपटान करने में हम लोग सक्षम हैं। तो कहीं ना कहीं रीज़न है यही कि उनकी जो नीतियां हैं वो हमारे लिए कहीं कहीं अच्छी भी साबित हुई हैं। अब इस एक्ट के अंदर क्या क्या था? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया ये पहला कदम था, अर्थात कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। तो देखो, कंपनी का जो शासन था उस पर एक संसद का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली। अब जो है कंपनी वो स्वतंत्र रूप से क्या कर सकती थी? राजनीतिक कार्य और प्रशासनिक कार्य कर सकती थी स्वतंत्र रूप से। अब उसे कोई रोक टोक नहीं थी, क्योंकि एक्ट जो बना दिया गया है ना, उसके अगर कोई, जैसे भारतीय संविधान है, आज अगर उसकी कोई अवहेलना करता है या उसको कोई तोड़ता है तो क्या होता है? उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है, या उसको सरकार द्वारा ये कह दिया जाता है कि ये जो है ये व्यक्ति शासन के विरुद्ध जा रहा है तो इसको पकड़ो, है ना, पीटो। तो इस टाइप का कुछ होता है, इसलिए जो है कंपनी को प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों की मान्यता मिलने लगी। इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। केंद्रीय प्रशासन की नींव मतलब पहले क्या है, जो रियासतें होती थी वो कई पार्टों में डिवाइड थी, अपनी अपनी रियासतों में अपने अपने नियम चलते थे। केंद्रीय प्रशासन से क्या हुआ कि एक सेंटर में गवर्नमेंट रहेगी, उसके थ्रू सारी की सारी जो जैसे प्रेसिडेंसी आती थी, जैसे कोलकाता है, बंगाल जो है, इसके अंदर में हम लोग मुंबई हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट को लेकर चलते थे। तो वो सारी की सारी जो है अब सारी रिपोर्ट किसको करेगी? केंद्रीय प्रशासन। जहाँ पे केंद्रीय प्रशासन बनाया गया था किसे? कोलकाता को, बॉम्बे वो कोलकाता हाई कोर्ट, मतलब कि बंगाल। तो इस कंपनी का, इस एक्ट का जो एक और काम था, ये क्या करा? इसने केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी। अब इसकी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल, अब देखो बंगाल का गवर्नर से गवर्नर जनरल का जो पद है वो कब आ रहा है? 1757 की लड़ाई के बाद। 1757 की आप बक्सर और
बक्सर के बाद प्लासी, ये 2 लड़ाई हैं। इनके बाद हमारा जो है बंगाल का गवर्नर जो है गवर्नर जनरल के पद में कन्वर्ट हो जाता है, तथा मुंबई मद्रास के गवर्नर को इसके अधीन, देखो सेंटर का काम क्या है, ये सेंटर के किसी को अपने अधीन कर लिया गया, मुंबई मद्रास ये दोनों देखो अधीन हो गए, तो ये एक तरह से केंद्रीय प्रशासन के अंडर में आ गए। इस एक्ट के तहत बनने वाले प्रथम गवर्नर जनरल, तो ये याद रखना है आपको, प्रथम गवर्नर जनरल कौन है, लॉर्ड वॉरेन हास्टिंग। दूसरी विशेषता इसकी क्या है, इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता जो प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार स्थापित की गई जिसके गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता के उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। तो यही है कलकत्ता, जो कि केंद्रीय प्रशासन उस समय हुआ करता था, उसके अंडर में ये दोनों के दोनों काम कर रहे थे, कौन, मद्रास और मुंबई। और इसमें 4, उनकी परिषद में 4 सदस्य थे, सदस्यों के नाम नीचे लिखे हुए हैं। जैसे कि इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश ये हैं, चैम्बर्स, लिमेस्टर और हाइड, ठीक है। और ये जो है सबसे फर्स्ट वाले ये हैं सर एलिजाह इम्पे, सर एलिजा इम्ते ये प्रथम है, और इनके बाद ये दूसरे, तीसरे, चौथे हैं। इसके बाद चौथी विशेषता क्या है, चौथी विशेषता है कि इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीय लोगों से उपहार व रिश्वत लेना प्रतिबंधित कर दिया गया। 5वां है, इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। देखो, ब्रिटिश सरकार का डायरेक्टर के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण सशक्त हो गया। भारत में इसके राजस्व, नागरिक और सैन्य मामलों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक कर दिया गया। सेंटर में ये देखो सारी जानकारी अब आप किसे दोगे, सेंटर को दोगे। तो इससे क्या है, उसे पता लगेगा कि हमारे शासन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, सारी जानकारियाँ मिलेंगी, और उसके थ्रू फिर हम लोग एक्ट लेकर आएंगे कि क्या सुधार की ज़रूरत है या क्या उसमें और बढ़ावे की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एक्ट आता है, जैसे कि मैंने बताया कि जब हम लोग गेम प्ले करते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है, ज़रूरत क्या पड़ती है, हमें शुरू में नहीं पता होता कि वो गेंद जो है अगर बाउंड्री के उस पार जाएगी तो ये जो भाई है मारने वाला ये मना कर देगा वहाँ से लाने के लिए। तो अब क्या करो भाई साहब, रूल बनाओ, ऐसा रूल बनाओ या तो ये लेकर आएगा या ये अपने आप को आउट घोषित करेगा। तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कुछ ऐसी समस्याएं आई जो फेस करनी पड़ रही थी, तो उसके हिसाब से फिर हम दूसरा एक्ट लेकर आते हैं, 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का प्रारंभ हुआ। तो भारत के अंदर जो दोहरे प्रशासन की शुरुआत है ये 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट है, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो कि राजनीतिक मामलों के लिए चयनित किए गए। इस एक्ट के अंदर दोहरा प्रशासन लाया गया। अब दोहरे प्रशासन से मतलब समझ रहे हो कि हर चीज़ की एक अलग व्यवस्था कर दी गई। हमारे यहाँ भी है ना, जैसे कि अगर हमें कोई विदेश के मामलों पर बात करनी है तो हमारे विदेश मंत्री हैं। हमारे देश के अंदर जो वित्तीय अगर कोई समस्या है या वित्तीय कोई रिलेटेड कोई चीज़ है तो उसको वित्त मंत्री देखेंगे, है ना। उसके बाद राष्ट्रपति, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबके काम अलग अलग हैं। उसी तरह 1784 में जो ये पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसके हिसाब से दोहरी शासन व्यवस्था लाई गई, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो कि व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो कि राजनीतिक मामलों के लिए काम करेंगे। उसके बाद 1793 ईस्वी का चार्टर अधिनियम, इसके द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई। अब चूँकि ये लोग इस पद पर काम करेंगे तो इन्हें तनख्वाह कहाँ से मिलेगी, तो वो 1793 का जो चार्टर अधिनियम है वहाँ पर डिसाइड किया गया था कि इन्हें जो वेतन है वो कहाँ से दिया जाएगा। फिर 1813 का एक्ट आता है, और 1813 का चार्टर अधिनियम जो एक्ट है, इस अधिनियम की मुख्य विशेषता है कि कंपनियों के अधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया।
कंपनियों के भारत के साथ व्यापार करने के एकाधिकार को छीन लिया गया, किंतु उसे चीन के साथ व्यापार एवं पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के संबंध में 20 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। कुछ सीमाओं के अधीन सभी ब्रिटिश कुछ सीमाओं के जो अधीन है यहाँ पे जो ब्रिटिश नागरिकों के लिए भारत के साथ व्यापार खोल दिया गया। और चौथा जो पॉइंट है 1813 में पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की आज्ञा नहीं थी। 1813 से पहले उन्हें नहीं थी, परंतु 1813 ईस्वी का जो अधिनियम आया, चार्टर एक्ट, इसने ईसाई पादरियों को आज्ञा दी भारत में आने की। तो ये भी अच्छा एक क्वेश्चन है कि भारत में ईसाई पादरियों को आने की जो सुविधा है वो कब से मिली, तो 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था उसके बाद से मिली। उसके बाद 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। 1833 ईस्वी का जो चार्टर अधिनियम है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? अब लगातार क्या हो रहा है कि लगातार जो है, एक बार तो हो गया कि भाई साहब इधर बाउंड्री से इधर किसी ने गेंद मारी तो आउट माना जाएगा या लेकर आएगा। दूसरी बार पता लगा भाई साहब की विकेट जहाँ लगी हुई थी वहाँ पीछे की तरफ अपने पास स्पेस ही नहीं है, तो पीछे की तरफ शॉट मारना अलाउ नहीं है। तो फिर नियम पे नियम आते ही गए, जैसे 1833 ईस्वी का चार्टर अधिनियम। इसकी विशेषताएं थी कि इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिए गए। दूसरा पॉइंट है, अब कंपनी का कार्य ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत शासन करना रह गया। तीसरी विशेषता कि भारत के गवर्नर जनरल को बंगाल का जो गवर्नर जनरल था उसको भारत के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। चौथा पॉइंट है, मुंबई तथा मद्रास की परिषदों की विधि निर्माण शक्तियों को वापस ले लिया गया। पांचवा है, विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। फिर छठवा है, भारत में दास जो प्रथा है को विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया तथा 1800, ये देखो ये क्वेश्चन यहाँ से निकल लेगा कि दास प्रथा जो है इसका जो अंत है वो कब हुआ है, तो ये 1833 का जो चार्टर एक्ट है इसके थ्रू। फिर 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया गया, देखो फिर से स्टार्ट किया गया 1843 में। फिर सातवां विशेषता, अधिनियम की धारा 87 के तहत कंपनी के अधीन पद धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्म स्थान, मूलवंश या रंग के आधार पर अयोग्य न ठहरा जाने का उपबंध किया गया। अब ये देखो नागरिकता का जो नियम है वो देखो यहाँ से निकल के आ रहा है। गवर्नर जनरल की परिषद को राजस्व के संबंध में पूर्ण अधिकार प्रदान करते हुए गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक ही बजट तैयार करने का अधिकार दिया गया। नौवा है, भारतीय कानून का वर्गीकरण किया गया तथा इस कार्य के लिए विधि आयोग की नियुक्ति की व्यवस्था की गई। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। तो प्रथम विधि आयोग का गठन लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया। ठीक है। फिर इसके बाद आता है 1853 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम की विशेषता क्या थी कि इस अधिनियम के द्वारा सेवाओं में नामजदगी का सिद्धांत समाप्त कर कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई। अभी देखो, अभी तक चुने जाते थे लोग, ठीक है, सरकार मतलब जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके द्वारा। अब ये जो पद हैं इन पदों पर प्रतियोगी परीक्षाएं होने लगी। 1853 का चार्टर एक्ट अधिनियम, प्रतियोगी परीक्षाओं पर आधार पर परीक्षाएं होने लगी और उसके थ्रू लोगों का चयन होने लगा। लेकिन इसमें भी एक शर्त है कि इसमें इंडिया के लोगों को ये सुविधा नहीं दी गई थी, है ना, भारत के जो लोग, सिर्फ ब्रिटिशर्स लोगों को ये सुविधा दी गई थी। ठीक है, तो पहली बात तो ये हो गई कि परीक्षाओं के आधार पर फॉर्म भरने लगे और इसके लिए 1854 ईस्वी में मैकाले समिति की नियुक्ति की गई। और ये जो समिति है ये उस फॉर्म जो भरे हैं जिन्होंने परीक्षाएं दी हैं उनका चयन करने का काम कर रही थी। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को अलग कर दिया गया। ठीक है, जो विधायी कार्य हैं
और जो प्रशासनिक कार्य हैं इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया। इसके तहत परिषद में 6 नए पार्षद जोड़े गए जिन्हें विधान पार्षद कहा गया। फिर 1858 का एक्ट आता है। 1858 का जो एक्ट है भारत शासन अधिनियम, देखो 1935 वो भी भारत शासन अधिनियम, 1858 ये भी भारत शासन अधिनियम। तो 1858 ईस्वी का भारत शासन जो अधिनियम था, इस अधिनियम की विशेषता थी कि भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। ठीक है। और भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। जैसे आप आज सुनते हैं कॉमनवेल्थ के नाम से, कॉमनवेल्थ जो हैं उनमें क्या होता है कि ऐसे राष्ट्र जिन पे अभी भी जो राष्ट्रपति, जो प्रेसिडेंट का जो पद है वो अभी भी किसके पास है, ब्रिटिशर्स के पास है। तो ऐसे राष्ट्र को कॉमनवेल्थ राष्ट्र के नाम से हम लोग जानते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय ये तो था कि जैसे हम लोगों ने देखो यहाँ पे इन्होंने भारत में जो है क्राउन के हाथों में सौंपा, और भारत में ये मंत्री परिषद जो लेकर आए हैं, ये मंत्री परिषद लेकर आए हैं। लेकिन अभी भी इसमें जो सबसे ऊंचा पद है वो किसका है, ब्रिटिश में जो भी वहाँ पर महाराज होंगे या महारानी होगी उनके हाथों में था। मतलब कि जो सबसे उच्च पद है वो अभी भी उनके हाथ में था। हालांकि इन्होंने मंत्री परिषद लेकर तो आए, लेकिन वो उससे एक निचले सदन के तौर पर काम करेगी। फिर तीसरा क्या है कि अभी हमारे यहाँ जो अभी तो हम लोग स्वतंत्र हैं, तो अभी हमारा सबसे बड़ा जो प्रेसिडेंट का पद है ये हमारे द्वारा ही चुना जाते हैं। तो ये एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए अभी ये कॉमनवेल्थ में काउंट नहीं होगा। बट अभी भी जिन देशों के राष्ट्रपति, मतलब उनके देश का सर्वोच्च पद जो है वो ब्रिटिश को ही माना जाता है, ब्रिटिशर्स को ही माना जाता है, उन लोगों के लिए कॉमनवेल्थ वर्ड अभी भी यूज़ होता है। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट। इसके बाद तीसरा पॉइंट, 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। 8 सदस्य ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा चुने गए। भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त, ये दोहरा जो प्रशासन था वो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है वहाँ पर आके समाप्त कर दिया गया। उसके बाद भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया की नियुक्ति की गई। वह अपने कार्यों के लिए ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के प्रशासन पर इसका महत्वपूर्ण नियंत्रण था। उसी का वाक्य अंतिम होता था, चाहे वह नीति के विषय में हो या अन्य ब्यौरे में। अभी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जो ब्रिटिशर्स है उनका खुद के नियम कानून और जो बोला जाता है प्रताड़ना, है ना वो। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय। 1853 का 1858 का भारत शासन अधिनियम, और इस भारत शासन अधिनियम में भारत का गवर्नर जनरल, पहले तो देखो बंगाल का जो गवर्नर था उसे गवर्नर जनरल में बदला गया। फिर गवर्नर जनरल जो बंगाल का होता था उसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और 1857 का जो ये 1858 का जो ये भारत शासन अधिनियम आया, इसके थ्रू भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया। अतः इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, ये भारत के प्रथम वायसराय बोल सकते हो। गवर्नर जनरल जो थे ये लॉर्ड कैनिंग थे, तो अंतिम थे, और यही प्रथम क्या हो गए, वायसराय हो जाएंगे। ठीक है। तो ये 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है, इससे ये जो 8वीं इसकी विशेषता है, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं 8वीं से भी। और ये जो दोहरी प्रशासन व्यवस्था ख़त्म की गई, मतलब ये मान के चलो आप, ये वाला जो भारत शासन अधिनियम है 1858 का, ये मोस्ट आईएमपी कैटेगरी के अंदर है। ठीक है। उसके बाद आता है, कहाँ गया, 1858, अच्छा ये तो हो गया है।
ठीक है, तो आज हमारे पीडीएफ इतने ही अपलोडेड हैं। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कभी किसी नेक्स्ट क्लास के अंदर और इसको हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम वीडियो क्रिएट करेंगे आगे भी। इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, बस आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा और आगे हम ऐसे ही वीडियो अपलोड करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगे तो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।